चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। इसमें Recording in progress. आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है सेरिब्रम। इसे हम दो पार्ट्स में स्प्लिट करके पढ़ेंगे। आज हमारा मेन फोकस जो है वो एक्सटर्नल फीचर्स पर रहेगा और नेक्स्ट जो लेसन होगा उसमें इंशाल्लाह हम इसके इंटरनल फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी फंक्शनल Recording stopped. बच्चों माइक काइंडली म्यूट किया करें ना, अगर मैंने किया होता है वैसे, लेकिन भी सेटिंग्स जो है वो अक्सर वापस चली जाती हैं अपनी डिफॉल्ट पे, तो काइंडली खुद इस चीज का भी ख्याल रखा करें। जैसे कहते होते हैं आप फर्स्ट ईयर के बच्चे तो नहीं है ना, आप बड़े हो गए, आपको पता होना चाहिए। चलिए दोबारा स्टार्ट करते हैं फॉर्मली अब फिर से। रुकिएगा, अभी कुछ एरर कर रहा है। Recording in progress. आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है द सेरिब्रम। आज के लेसन में हम सेरिब्रम के मेनली एक्सटर्नल फीचर्स और ग्रॉस अपीयरेंस पे फोकस करेंगे, जबकि नेक्स्ट लेसन में हम इसके इंटरनल फीचर्स पे और इसकी जो फंक्शनल लोकलाइजेशन है उस पर फोकस करेंगे। आज के लेक्चर की आउटलाइंस रहेंगी सेरिब्रम का इंट्रोडक्शन, इसकी सब डिविजन्स, इसके हेमिस्फेयर्स पे फोकस होगा, हेमिस्फेयर्स की एक्सटर्नल सरफेस के बारे में, जनरल इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे डिटेल्ड नेक्स्ट लेसन में। लोब्स पे फोकस करेंगे, ब्रॉडमैन्स क्लासिफिकेशन क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये देखेंगे, और एंड पर फंक्शनल एरियाज देखेंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के। तो नॉर्मली जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है उसमें जो सबसे बड़ा पोर्शन हमें नजर आता है वो सेरिब्रम है, ठीक है। यानी कि हमारे लिए या एक नॉर्मल बंदे के लिए दिमाग ये वाली जस्ट चीज है। तो मेन जो पोर्शन है, जो मेजर ब्रेन का पोर्शन है वो है ही सेरिब्रम, ठीक है। बाकी पोर्शन है ब्रेन के, मिड ब्रेन है, जैसे हाइंड ब्रेन है, लेकिन जो मेन फंक्शनल कंट्रोल है, वॉलेंट्री कंट्रोल है, वो सेरिब्रम के पास है। तो क्या डिस्क्रिप्शन है इसकी कि ये लार्जेस्ट पोर्शन है ब्रेन का, और ये क्या करता है कि हायर ब्रेन फंक्शंस करता है, यानी कि वॉलेंट्री, जैसे कि सेंसेशंस फील होना और उनके रिस्पॉन्स में मोटर एक्टिविटी करना, रीजनिंग करना, किसी चीज को समझना, प्लानिंग करना किसी भी काम की, और कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। खासतौर पे जो आईक्यू के लिए भी एक चीज कंसीडर की जाती है कि मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करना या कोई भी ऐसी चीज सॉल्व करने से, रिडल हो, कोई पहेली हो, ये चीज फिर समझी जाती है कि ये सेरिब्रम के हायर फंक्शंस हैं। सब डिविजन्स की बात करते हैं तो जैसे ब्रेन की हमने सब डिविजन्स पढ़ी थी कि एक फोर ब्रेन है, एक मिड ब्रेन है, एक हाइंड ब्रेन है। फोर ब्रेन के अंदर फर्दर दो पार्ट्स आते हैं जिनको, और ये जो पार्ट्स हैं ये एम्ब्रियोलॉजिकल या डेवलपमेंटल बेसिस पर डिवाइड किए गए हैं। इसमें टेलेंसेफलॉन है और डायंसेफलॉन है। अब इनमें भी फर्दर डिवीजन्स हैं, ठीक है। जो फोर ब्रेन या प्रोजेंसेफलॉन है, जैसे मैंने बात की टीलेंसेफलॉन और डायंसेफलॉन है। जो मेजर पोर्शन है जिसमें सेरिब्रल लोब्स आती हैं, जो हमें सामने विजिबल हैं, जो हमारे लिए जनरली एक सेरिब्रम होता है, जब तक हम जस्ट उसको साइंस में पढ़े होते हैं न्यूरोएनाटमी से पहले, वो यहाँ पर सेरिब्रल लोब है, ठीक है। और उसके अंदर इम्बेडेड जो न्यूक्लियाई हैं जिनको हम कलेक्टिवली बेसल गैंग्लिया कहते हैं, वो टीलेंसेफलॉन के अंदर आता है, ठीक। जैसे यहाँ इस पिक्चर में देखें तो ये सारा जो पोर्शन है, यानी कि सेरिब्रल लोब्स और इनके अंदर इम्बेडेड न्यूक्लियाई, ये सब टीलेंसेफलॉन कहलाएंगे, ठीक है। ये सब टीलेंसेफलॉन कहलाएंगे। और डायंसेफलॉन क्या है? ये ग्रुप ऑफ स्मॉलर न्यूक्लियाई है जिसमें एपिथैलेमस है, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है और सब थैलेमस आता है। ये जस्ट इतना सा पोर्शन बनाता है, और डायंसेफलॉन ही वो पोर्शन है जो मिड ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। मिड ब्रेन की स्पीरियर बाउंड्री में हमने पढ़ा था कि इट कनेक्ट्स विद द थैलेमस ऑफ डायंसेफलॉन ऑफ द फोर ब्रेन। तो ये वही डायंसेफलॉन है, मिड ब्रेन के साथ कनेक्ट होने वाला।
प्रोजेंसेफ्लॉन फोर ब्रेन की मजीद छोटी डिवीजन्स की बात करते हैं तो जैसे देखा कि एक जो बड़ा स्ट्रक्चर था वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर था, उसके अलावा इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर आता है जिसको हम कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। ये क्या चीज है? ये एक वाइट मैटर्स का यानी एक्सॉन बंडल्स का ग्रुप है जो दो साइड की हेमिस्फीयर्स को राइट और लेफ्ट को आपस में कम्युनिकेट करवाता है। उससे लोअर पोर्शन सेप्टम पेलिसिडम और उससे नीचे लाई करने वाला पोर्शन फॉर्निक्स कहलाता है। इसकी ज्यादा डिटेल हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स के साथ देखेंगे, अभी जस्ट क्लासिफिकेशन के लिए कि टिलेनसेफ्लॉन बी फर्दर पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, डिफरेंट क्लासिफिकेशंस होंगी इसकी भी, फंक्शनल बेसिस पर भी हैं, स्ट्रक्चरल बेसिस पर भी हैं, वो हम देखेंगे। और ये सारा जो ग्रीन पोर्शन है ये फिर टेलेंसेफ्लॉन आ गया, और जो ऑरेंज से जस्ट मेंशन किया हुआ है ये डायंसेफ्लॉन है। जैसे इसमें पहले पढ़ा हमने कि इसमें सब थैलेमस, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस और थैलेमस है। बात करते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स की, तो मेन सेरिब्रम को दो हाफ्स में डिवाइड किया गया है जिनका नाम है सेरिब्रल हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का हाफ, हेमिस्फीयर क्या होता है? एक काइंड ऑफ सर्कल स्ट्रक्चर। इसके दो पार्ट्स, ठीक है, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर है, एक राइट हेमिस्फीयर है। अब इन दोनों के दरमियान एक डीप मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फिशर है, यानी कि एक सेंटर जो है उसके अंदर एक पिट है, एक फरो है, जैसे गैप होता है। इसके लिए रिजेम्बलेंस के लिए अक्सर जो है ना वॉलनट या अखरोट की एग्जाम्पल दी जाती है ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझने के लिए, बिल्कुल उसी तरह शेल में मौजूद है। और आपने देखा होगा कि वॉलनट के अंदर भी ऐसा सेंट्रल लाइन होती है, इवन उसके शेल के अंदर भी ऐसा ही डिजाइन बना होता है कि वो उसमें लॉज हो जाए जाकर। ठीक, तो अब ये जो सेंट्रल पार्टीशन है इसको डीप मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फिशर कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर फॉल्क सेरिब्री होता है, वो क्या है? वो ड्यूरामेटर की कवरिंग है। और इसी फिशर की डेप्थ में जो हेमिस्फेयर है वो आपस में बंडल ऑफ फाइबर से कनेक्टेड होते हैं जिनको हम कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। फॉल्क सेरिब्री क्या है? जैसे बात की कि ये ड्यूरामेटर का कवर है जो कि कवर अप कर रहा है सारे फोर ब्रेन के पोर्शन को। इससे पहले हमने टेंटोरियल सेरिबेलाई का जिक्र किया था जब हमने सेरिबेलम पढ़ा था कि पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में सेरिबेलम के ऊपर मौजूद थी टेंटोरियम सेरिबेलाई, जो इसको फोर ब्रेन के पार्ट्स यानी कि ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल लोब से सेपरेट कर रही थी। अब जो इस टेंटोरियम सेरिबेलाई से ऊपर सारा लोकेटेड है ये फोर ब्रेन है, और इसको कवर कर रहे फॉल्क सेरिब्री। ठीक है, अब ये इस तरह है कि ये दो हाफ्स को अलग अलग कवर कर रही है, और सेंटर जो पोर्शन है उसके अंदर डीप, क्योंकि मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फिशर है तो ये डीप फरो के अंदर तक मौजूद है। कॉर्पस कैलोसम की बात की थी कि ये फाइबर्स का एक ग्रुप है जो सिमिलर साइड ऑफ हेमिस्फेयर्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ फ्रंटल लोब है तो ये दूसरी साइड के फ्रंटल लोब से कनेक्ट करेगा, ये ऑक्सीपिटल लोब है तो दूसरी साइड के ऑक्सीपिटल लोब से कनेक्ट करेगा, यानी सिमिलर साइड्स ऑफ द या होमोलॉगस साइड्स ऑफ हेमिस्फीयर्स को ये आपस में कनेक्ट कर रहा है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। ठीक है, ये कॉर्नल सेक्शन में दिखाया हुआ है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम। एक्सटर्नल सरफेस की बात करते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर की, तो यहाँ सब चीजें तीन है, तीन सर्फेसेस हैं, तीन बॉर्डर्स हैं और तीन पोल्स हैं। पहले बात करते हैं तीन सर्फेसेस की। सबसे ऊपर जो सर्फेस है जहां से नजर आता है ब्रेन, यानी कि स्कल के ऊपर से देखा जाए जहां वर्टेक्स है, दैट इज द स्पीरोलेटरल सर्फेस। ठीक है, सुपीरियर और लेटरल। फिर मीडियल सरफेस है। अब क्योंकि ये दो हाफ्स है, मीडियल सरफेस जो है ना वो कट सरफेस को बताया जाता है, यानी जब कट करके देखा जाए तो जो एक साइड है, जैसे वॉलनट की एक साइड हो तो वो मीडियल सरफेस है। और फिर इंफीरियर सरफेस है। अब इंफीरियर सरफेस वो है जो बेस ऑफ स्कल के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, वो जो फोसास के अंदर प्रॉपरली जो पोर्शन टच होता है ना, इंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में, वो ये इंफीरियर सरफेस होती है सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स की। फिर तीन बॉर्डर्स हैं। बॉर्डर्स कौन से हैं? बॉर्डर्स में सुपीरो मीडियल बॉर्डर है अंदर की तरफ का और फ्रंट साइड पर। फिर इंफीरोलेटरल बॉर्डर है इंफीरियर साइड से, क्योंकि ज़ाहिर है 3D स्ट्रक्चर, यानी अगर इस तरह देखें तो ये वाला जो बॉर्डर है ये है इंफीरोलेटरल बॉर्डर, और इसी के अंदर जो साइड है यानी कि जो ब्रेन स्टेम के साथ कनेक्ट हो रही है उसके साथ जो ओवरलैप करने वाला पोर्शन है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का, दैट इज कॉल्ड द इंफीरोमीडियल बॉर्डर। ठीक है,
उसके अलावा इसमें 3 पोल्स हैं, जो फ्रंट की साइड पे दैट इज कॉल्ड द फ्रंटल पोल, जो लोअर साइड पे है ईयर की तरफ डायरेक्टेड है दैट इज द टेम्पोरल पोल, और बैक साइड पे जो है दिस इज कॉल्ड द ऑक्सीपिटल पोल। जनरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहली चीज सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स सुपरफिशियल लेयर है ग्रे मैटर की। जब हमने सेरिबेलम पढ़ा था तब ये बात की थी कि जनरली सीएनएस की तरह या ब्रेन की तरह ऑर्गेनाइजेशन का पैटर्न यही है कि बाहर जो है वो कॉन्वोल्यूटेड ग्रे मैटर है और उसके अंदर व्हाइट मैटर फील्ड है। यहाँ पर भी यही पैटर्न फॉलो होगा। सुपरफिशियल लेयर जो है ग्रे मैटर की वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहलाएगी। फिर उसके अंदर मौजूद होंगे बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स। अब जाहिर है ग्रे मैटर के अंदर तो डेंड्राइट्स और सेल बॉडीज होती हैं न्यूरॉन्स की, न्यूरॉन के एक्सॉन्स मिलकर व्हाइट मैटर बनाते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ जो चीज डिफरेंट है या न्यू है वो है बेसल गैंग्लिया। ये क्या है? ये डिफरेंट न्यूक्लियर मैसेज हैं, न्यूक्लिया यानी कि कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज हैं जो कि व्हाइट मैटर के अंदर स्कैटर्ड है। एक तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ना, एक सेपरेट एंटिटी है वो कि वो बाहर मौजूद है। ये व्हाइट मैटर के अंदर ग्रे मैटर के समझें कि पोर्शंस जो है वो स्कैटर्ड हैं, इनको हम बेसल गैंग्लिया कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आ जाते हैं कॉर्डेट न्यूक्लियस, पुटम एंड ग्लोबस पैलेटिस, इनको हम बाद में डिटेल से देखेंगे। फिर यहाँ मौजूद है लेटरल वेंट्रिकल। लेटरल वेंट्रिकल क्या चीज है? लेटरल वेंट्रिकल जो है हेमिस्फीयर के अंदर कैविटी है। ये वही वेंट्रिकल्स हैं जो बाद में सेरिब्रल एक्यूडक्ट के थ्रू कनेक्टेड हैं ब्रेनस्टेम के साथ, और वहां से फिर फोर्थ वेंट्रिकल है और उसके नीचे सेंट्रल कैनाल है जो स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू होती है। तो ये कैविटी है हेमिस्फीयर की। 2 लेटरल वेंट्रिकल्स हैं जिसे बात की थी। जो सुपरफिशियल सरफेस है ब्रेन की, खासतौर पे ग्रे मैटर, ठीक है। पहले हम बात करते कि ग्रे मैटर जो है वो कॉन्वोल्यूटेड है। अब इस कॉन्वोल्यूशन की वजह से एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न बन चुका है एक्सटर्नल सरफेस ऑफ ब्रेन पे, जिनको हम सल्कस और गायरस कहते हैं, यानी प्लूरल में सल्काई और गायराई कहते हैं। अब जो पिट है, डीप स्ट्रक्चर है, फरो है, दैट इज कॉल्ड सल्कस या ग्रूव कह ले, ठीक है। जो यानी कि अंदर की तरफ जो पिट है, यानी अगर इस कन्वोल्यूशन का जो ग्रूव है इसको सल्कस कहेंगे, और जो एलिवेटेड पोर्शन है या रिज है उसको हम गायरस कहेंगे। पूरे ब्रेन में, पूरे सेरिब्रल हेमिस्फीयर में हमें यही वाला पैटर्न मिलेगा, सल्कस और गायरस का। अब इन्हीं सल्काई और गहराई की बेस पर ब्रेन को लोब्स में डिवाइड करते हैं। जो हम कहते हैं कि फ्रंटल लोब है, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, 4 लोब्स हैं। इनको डिवाइड जो किया जाता है वो 3 कंसिस्टेंट सल्काएं, यानी जो आप देखकर प्रोमिनेंट, नॉर्मली ये होता है कि जो छोटे सल्कस और गायरस हैं उनको अप्रिशिएट करना मुश्किल होता है और उनमें एनाटॉमिकल वेरिएशन भी मिल सकती है, लेकिन 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां के सल्कस कंसिस्टेंट होते हैं, हर ह्यूमन बीइंग में मौजूद होंगे। तो उन्हीं 3 को यूज करते हुए हमने ब्रेन को 4 लोब में डिवाइड किया। सबसे पहली जो इसमें है वो है सेंट्रल सल्कस। सेंट्रल यानी कि ये बिल्कुल ब्रेन के भी सेंटर में मौजूद होगा, और इससे एंटीरियरली लाई करेगी फ्रंटल लोब और पोस्टीरियर लाई करेगी पेराइटल लोब। दूसरा जो कंसिस्टेंट सर्कस है इसको हम लेटरल सर्कस कहते हैं। ये क्या करेगा? ये टेम्पोरल लोब को सेपरेट करेगा फ्रंटल और पेराइटल लोब से। तीसरा जो कंसिस्टेंट सल्कस है दैट इज कॉल्ड द पेराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस, यानी कि ये पेराइटल और ऑक्सीपिटल लोब के दरमियान है और सेपरेट कर ऑक्सीपिटल लोब को पेराइटल और टेम्पोरल लोब से, ठीक है। अभी 4 लोब्स में डिवाइड हो चुके हैं, और ये जो 4 नाम है फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, ये इस स्पेस पे रखे गए हैं कि जो स्कल का पोर्शन या जो बोन इनको ओवरलाई कर रही है उस बेस पर, ठीक है। अब जर्नल फंक्शंस इनके ये हैं कि जो फ्रंटल लोब है वो मोटर फंक्शन, मोटिवेशन, एग्रेशन, स्मेल और मूड से रिलेटेड है। जो पेराइटल लोब है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। ऑक्सीपिटल लोब विजुअल प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, और टेम्पोरल लोब जो है वो स्मेल। अब सोचने की बात ये कि यहाँ भी स्मेल है, यहाँ भी, तो ये 2 डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। फ्रंटल लोब जो है वो स्मेल को परसीव करती है, यानी सूंघने की जो हिस्सा है, लेकिन जो स्मेल को पहचानना है कि किस चीज की खुशबू है, ये परफ्यूम है, ये
कॉफी है, ये चाय की खुशबू है, जो भी डिस्टिंक्ट चीज आपको पसंद है वो टेम्पोरल लोब करती है, ठीक है। हियरिंग से रिलेटेड है मेमोरी और एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स, जनरली आप जो आइडिया सोचते हैं वो टेम्पोरल लोब का काम है। उसके अलावा एक मिडियल साइड पे पोर्शन है जिसको लिम्बिक लोब कहा जाता है। ये इस तरह प्रॉपर लोब नहीं है जिसको सल्कस की बेस पर डिवाइड किया जाए, लेकिन जैसे कि पोर्शन है और क्योंकि इसके अंदर भी स्ट्रक्चर्स हैं, आगे सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम वर्ड भी इसके लिए यूज होता है। तो ये डिफरेंट ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई है लेकिन फंक्शन का एक है, इसलिए इनको एज अ सिंगल एंटिटी कंसीडर करते हैं। इनका काम क्या है, ये इमोशनल स्टेट्स एस्टेब्लिश करते हैं, गुस्सा, हंसी आना, खुश होना, उदास होना, मतलब हर तरह की जो इमोशनल स्टेट है ह्यूमन बीइंग की, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। उसके बाद ये कॉन्शियस इंटेलेक्चुअल फंक्शंस को अनकॉन्शियस फंक्शंस के साथ लिंक करते हैं, ठीक है। कोई भी कॉन्शियस थॉट का जो अनकॉन्शियस एलिमेंट होता है उसको लिंक करते हैं, उसके अलावा मेमोरी को स्टोर करते हैं, ठीक है। इसी के अंदर हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला है जिनके अंदर हमारी मेमोरी स्टोर होती है। इस चीज को फिर हम बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब ये जो लोब्स हैं ये फर्दर डिवाइडेड हैं डिफरेंट पार्ट्स में। अब पैटर्न ये कि एक जो कंसिस्टेंट सल्कस की वजह से लोब बनी थी, उसके अंदर कुछ माइनर सल्काए जो हैं मजीद उनको लोब्स में डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फ्रंटल लोब की बात करते हैं तो यहाँ पर दो छोटे सल्काए और मौजूद हैं जिनका नाम है सुपीरियर फ्रंटल सल्कस और इंफीरियर फ्रंटल सल्कस। अब दो क्योंकि सल्काए हैं इनकी वजह से ये लोब तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, तीन गायरस में बेसिकली, सुपीरियर फ्रंटल गायरस, मिडिल फ्रंटल गायरस और इंफीरियर फ्रंटल गायरस, ठीक है। और एक इसका प्री सेंट्रल गायरस है वो जो कंसिस्टेंट सेंट्रल सल्कस की वजह से। फिर पेराइटल लोब की बात करते हैं। पेराइटल लोब में मेन जो चीज है वो पोस्ट सेंट्रल गायरस है, ठीक है। अब पोस्ट सेंट्रल गायरस वही जगह है जहां पर सारे सेंसरी ट्रैक्ट्स आकर टर्मिनेट होते हैं। इसी तरह फ्रंटल लोब का प्री सेंट्रल गायरस वो जगह है जहां से सारे डिसेंडिंग या मोटर ट्रैक्ट्स ओरिजिनेट होते हैं, ठीक। इस फंक्शनल लोकलाइजेशन में हम इस चीज को डिटेल से डिस्कस करेंगे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट कि आपको पता हो कि इसकी इंपॉर्टेंस है। पेराइटल लोब में पोस्ट, ठीक, पेराइटल लोब में पोस्ट सेंट्रल गायरस आता है, सही। अब इंट्रापेराइटल सल्कस है यहाँ पर जो कि डिवाइड कर रहा है, ये ब्लू से जो लेबल्ड है ये पेराइटल लोब को सुपीरियर और इंफीरियर पेराइटल लोब्यूल में डिवाइड कर रहा है। इसी तरह टेम्पोरल लोब को दो सल्काए, सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस और इंफीरियर टेम्पोरल सल्कस, तीन लोब्स में डिवाइड करते हैं, तीन गायरसेस में बेसिकली डिवाइड करते हैं, सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर टेम्पोरल गायरस। अब इंसुला क्या चीज है, इंसुला ये जो लेटरल सल्कस है हमारा, ठीक है, इसके अंदर जो डीप पोर्शन है इसको इंसुला कहते हैं। ये जो इंसुला है इसके ऊपर ये एक ऐसा रीजन है जिसमें तीनों जो लोब्स हैं, फ्रंटल, पेराइटल और टेम्पोरल, उनका पोर्शन इसको कवर करता है। यानी अगर आप इस पॉइंट को फोकस करें तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर फ्रंटल लोब की भी कंट्रीब्यूशन है, जहां पर पेराइटल लोब की भी कंट्रीब्यूशन है, जहां टेम्पोरल लोब की भी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब जो फरो के अंदर जगह है उसको तो इंसुला कहा है जैसे ये दिखाया हुआ है। अब जो जो पोर्शन इसको कवर कर रहे हैं रिस्पेक्टिव लोब्स के, उन उतने पोर्शन का नाम ऑपरक्यूलम है। यानी कि फ्रंटल लोब का जितना हिस्सा इस इंसुला को कवर करेगा उसका नाम होगा फ्रंटल ऑपरक्यूलम। जो पेराइटल लोब का हिस्सा कवर करेगा दैट विल बी कॉल्ड द पेराइटल ऑपरक्यूलम, और जो टेम्पोरल लोब का हिस्सा कवर करेगा उसको कहेंगे टेम्पोरल, ठीक है। फ्रंटल ओपर्क्यूलम, पेराइटल ओपर्क्यूलम और टेम्पोरल ओपर्क्यूलम होंगे। यानी कि अगर यहाँ पे हम बनाए यहाँ पर फ्रंटल पोर्शन, पेराइटल पोर्शन और टेम्पोरल, तो वो ओपर्क्यूला कहलाएंगे, और जो डिप फरो के अंदर मौजूद है वो इंसुला है। ऑक्सीपिटल लोब के लिए मीडियल साइड पर स्विच करते हैं, इसके जो सल्काए हैं वो मीडियल साइड पर लोकेटेड है। अब यहाँ पर जो सल्काए हैं वो पेराइटो ऑक्सीपिटल है, कैल्करीन है और सिंगुलेट है, ठीक है। पेराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस वही जो मेन सल्कस था जो डिवाइड कर रहा था आगे ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल लोब को, ठीक है, पेराइटल को भी।
उसके अलावा दो छोटे सल्काए यहाँ पर कैल्करीन सल्कस है और सिंगुलेट सल्कस है। ठीक है, सिंगुलेट सल्कस मीडियल साइड पर मौजूद है, ये फ्रंटल लोब की फर्दर डिवीजन है। ठीक है, फिलहाल फोकस ऑक्सीपिटल पे करते हैं। गायरस जो बनाएगा वो बनेंगे सिंगुलेट और पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस। पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस को हम लिम्बिक सिस्टम के साथ फोकस करेंगे। अभी जो चीज देखने की है वो ऑक्सीपिटल लोब के लिए। ऑक्सीपिटल लोब में आ जाते हैं। ऑक्सीपिटल लोब के अंदर जो सल्कस मौजूद है दैट इज कॉल्ड द कैल्कराइन सल्कस। ठीक है, अब ये जो कैल्कुलाइन सल्कस है ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं इस लोब को। ऊपर वाला पोर्शन क्यूनिएट गायरस कहलाता है। ठीक है, और नीचे वाला पोर्शन जो है ये लिंगुअल गायरस कहलाता है। क्यूनिएट गायरस एंड लिंगुअल गायरस, ये सारे नाम आपने याद करने हैं और ब्रेन के मॉडल पे आपको ये चीजें लोकेट करनी आनी चाहिए। ब्रॉडमैन क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, ये क्या है? ब्रॉडमैन एक न्यूरोसाइंटिस्ट था, एक न्यूरोलॉजिस्ट था, जिसने एक साइटोलॉजिकल मैप बनाया था। ठीक है, जैसे मैप होता है ना जिसके ऊपर कंट्रीज लेबल्ड होती हैं, इसने ब्रेन का एक मैप बनाया था। और जिस बेसिस पे बनाया था वो ये था कि इनके हिस्टोलॉजिकल और रीजनल कैरेक्टरिस्टिक क्या है। यानी कि अगर एक एरिया के हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर फंक्शंस भी मिलते हैं, स्ट्रक्चर्स भी मिलते हैं, तो उनको एक एरिया का नाम दिया और इसने इन एरियाज की नंबरिंग की थी। ठीक है, और मानी कि जैसे नंबर 40 है तो नंबर 40 इज एन एरिया, उसको ब्रॉडमैन्स एरिया कहेंगे। अब वाइडली जो पैटर्न यूज होता है ना ब्रेन को क्लासिफाई करने का वो यही है, ब्रॉडमैन्स क्लासिफिकेशन, इस नंबरिंग के हिसाब से। ठीक है, तो ब्रॉडमैन्स मैप या ब्रॉडमैन्स क्लासिफिकेशन क्या है? ये नंबर्ड साइटोलॉजिकल मैप है सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, जो कि रीजनल और हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर है और कुछ फंक्शनल बेसिस पर भी। ठीक है, अब फंक्शनल एरियाज की बात करते हैं। अभी जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी है यानी कि ब्रॉडमैन्स क्लासिफिकेशन और जो सल्काई की बेस पर क्लासिफिकेशन, इसके हिसाब से अब हम फंक्शनल एरियाज को देखेंगे कि हर लोब के अंदर फंक्शनल एलिमेंट क्या मौजूद है। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट लोब की बात करते हैं, दैट इज द फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब के, अब जाहिर ये लोब वो है जो सेंट्रल सल्कस के आगे मौजूद है, ये वाला सारा एरिया। अब इसमें जो सबसे पहला पोर्शन है सबसे एंटीरियर एस्पेक्ट पर, दैट इज कॉल्ड द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ठीक है, ये एक एक्सटेंसिव रीजन है फ्रंटल लोब का और ये कॉग्निटिव फंक्शन करता है। ठीक है, कॉग्निटिव फंक्शंस क्या होते हैं? वो चीजें जिनको आप इंटेलिजेंस से रिलेट करते हैं, यानी कि किसी भी चीज को याद करना और उसको याद की हुई चीज को रिकॉल कर लेना। ठीक है, जनरली जहां पर इंटेलिजेंस एग्जिबिट की जाती है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, रीजनिंग में, जजमेंट में, कैसी ड्रेसिंग करते हैं, आपकी डीलिंग कैसी है, ये सब यहाँ से कंट्रोल होता है। ठीक है, और ये मूड को भी कंट्रोल करता है। और ये जो पोर्शन है ये लिम्बिक सिस्टम से भी रिलेटेड है। अब क्योंकि लिम्बिक सिस्टम खुद इमोशनल एलिमेंट से रिलेटेड है, तो इमोशनल कंट्रोल जाहिर है एक पर्सनैलिटी का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो दिस पोर्शन अलोंग विद द लिम्बिक सिस्टम ये आपकी पर्सनैलिटी, आपके मूड, जो पर्सनैलिटी टाइप्स कहते हैं ना, ABC टाइप पर्सनैलिटीज हैं साइकोलॉजी में, तो वो काइंड ऑफ यहाँ से कंट्रोल होता है। दूसरा जो एरिया है दैट इज कॉल्ड द प्री मोटर कॉर्टेक्स। अब ये प्री सेंट्रल गायरस के आगे मौजूद है। ठीक है, इसको ब्रॉडमैन एरिया नंबर 6 कहते हैं। अब ब्रॉडमैन के बहुत सारे एरियाज है, जाहिर है पूरे ब्रेन की लोकलाइजेशन है, लेकिन हम याद उनको करेंगे जो क्लिनिकल और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्री मोटर कॉर्टेक्स इज कॉल्ड द ब्रॉडमैन एरिया 6। अब लर्न रिपीटिशियस और पैटर्न जो मोटर स्किल्स हैं, यानी जो चीज हमने सीख ली हुई है, जैसे ड्राइव करना, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, या इवन सर्जरी में जो स्टिचेस लगाना, यानी कोई भी स्किल जो हमने मास्टर कर ली हुई है उसका कंट्रोल प्री मोटर कॉर्टेक्स के पास है। ठीक है, और ये साइमल्टेनियस से सीक्वेंशियल एक्शंस बनाता है कि जैसे हमें पता है कि अगर हमने लेसेस टाई करने तो हम किस सीक्वेंस में टाई करेंगे, वो ये प्लान करता है, एग्जीक्यूट करवाता है। ठीक है, फिर एक पोर्शन है जिसको प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स कहलाते हैं। ये वो मेन एरिया है जहां से सारे डिसेंडिंग ट्रैक्स ओरिजिनेट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वो एरिया है ब्रॉडमैन एरिया 4 जो कॉन्शियस कंट्रोल करवाता है
स्किल्ड वॉलेंट्री मूवमेंट्स के, और डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स में भी कौन से, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स। बेसिकली कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स का काम है स्किल्ड मूवमेंट, ठीक है, और ये एरिया स्केलेटल मसल को कंट्रोल करता है। फिर स्पीच एरिया है, इसको ब्रोकाज मोटर स्पीच एरिया कहते हैं। ये इंफीरियर फ्रंटल गायरस में, ठीक है, डोमिनेंट हेमिस्फेयर के, वो क्या है ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन जनरली ये यहाँ मौजूद है। और इसको दो नंबर्स दिए गए हैं 44 और 45 ब्रॉडबैंड एरिया के, ठीक है। अब ये जो स्पीच एरिया, अब अभी देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है ब्रोकाज मोटर स्पीच एरिया। स्पीच के दो एलिमेंट्स हैं, एक को सेंसरी स्पीच कंसीडर करते हैं, एक को मोटर। मोटर है कि जो मूवमेंट्स है, जैसे टंग मूव करनी है, पैलेट और सारी ये चीजें फ्रंटल लोब कंट्रोल करती है। और एक इसका सेंसरी एलिमेंट है कि बोलना क्या है, यानी सोच कर बोलना क्या है, क्या बात करनी है, कैसे एग्जीक्यूट होनी है बात, वो ब्रोकाज एरिया का काम है फ्रंटल लोब का। लेकिन क्या बात करनी है जो अपने सोच के बोलना है, दैट इज कंट्रोल बाय वर्निकीज एरिया एंड टेम्पोरल लोब, ठीक है। तो ब्रोकाज एरिया पे आते हैं वापस। मोटर स्पीच एरिया है जो कि मसल्स ऑफ टंग को डायरेक्ट करेगा एंड इज एक्टिव एज वन प्रिपेयर्स टू स्पीक। जैसे मैं बोलना चाह रही हूँ तो मेरा ब्रोकाज एरिया इस टाइम इन्वॉल्व है, लेकिन सोचा मैंने वर्निकीज एरिया या टेम्पोरल लोब से है, ठीक है। वर्निकीज एरिया, सेंसरी स्पीच एरिया, इससे सोचा मैंने बोलना क्या है, और जो एग्जीक्यूट किया है वो मोटर स्पीच एरिया से किया है, ब्रोकाज एरिया से। उसके बाद फ्रंटल लोब में लोकेटेड है फ्रंटल आई फील्ड, ठीक है, ब्रॉडमैन एरिया 8, ठीक है। तो आई फील्ड जब हम डिटेल से डिस्कस करेंगे तो देखेंगे टेम्पोरल और फ्रंटल फील्ड्स हैं, किस तरह वीएन डिवाइडेड होती है, तो वो यहाँ लोकेटेड है। वैसे बेसिकली जो वीएन का कंट्रोल है सारा वो ऑक्सीपिटल लोब के पास है, लेकिन कुछ पोर्शन जो है वो डिटरमाइन होता है फ्रंटल लोब से। उसके बाद बात करते हैं पैराइटल लोब की। पैराइटल लोब में जो मेन एरिया है दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी सोमेटोसेंसरी और प्राइमरी सोमेस्थेटिक कॉर्टेक्स, ठीक है। इसमें ब्रॉडमैन क्लासिफिकेशन 1, 2 और 3 नंबर दिया गया, ठीक है। ये वो एरिया है जो कॉन्शियस अवेयरनेस करवाता है जनरल सेंसेस की, पेन, टेम्परेचर, टच, वाइब्रेशन, जो भी सेंसेशन हमने पढ़ी थी और जितने ट्रैक्स पढ़े थे असेंडिंग, वो सब यहाँ आकर इस पोर्शन में आकर टर्मिनेट होते हैं, ठीक है। स्किन से स्केलेटल मसल से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, स्किन से ये सब जनरल चीजें, पेन, टेम्परेचर, टच, और स्केलेटल मसल से क्या करता है, प्रोप्रियोसेप्शन, ठीक है। और स्पेक्चुअल डिस्क्रिमिनेशन करवाता है कि हमें पता चलता है दो चीजों के दरमियान डिफरेंस, और किसी भी स्टिमुलस को प्रिसाइजली लोकेट करता है, यानी कि अगर मैं हाथ पे फिंगर रखूं तो ये बता सकता है, आंखें बंद भी हो तो पता चलता है कि टच कहाँ किया गया, ठीक है। दूसरा जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड द पैराइटल एसोसिएशन कॉर्टेक्स। अब ये जो एसोसिएशन कॉर्टेक्स होते हैं ना, समझे ये मिनी कॉर्टेक्स होते हैं, ठीक है। यानी कि ये अब प्राइमरी सोमैटोसेंट्रिक सेंसरी कॉर्टेक्स से पीछे लोकेटेड है, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करेगा, ठीक है। यानी कि जो इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है सेंसरी, डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन हुई है उसको रिलेट करवाएगा, जैसे कि ये स्टिमुलस की कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग करवाता है और चीजों का साइज, टेक्सचर या रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करवाता है बंदे को। फॉर एग्जांपल, आपने हाथ में कॉइन रखा है, ठीक है। अब कॉइन ने क्या किया है, उसने आपको टच की फीलिंग दी है, ठीक। लेकिन अगर आप अपनी मुट्ठी बंद करें तो फील करेंगे कि उसके एजेस राउंड है और फ्लैट सी चीज है। ये जो चीज समझना है ना, ये पैराइटल एसोसिएशन कॉर्टेक्स कराएगी, ठीक है। स्टीरियोग्नोसिस की चीज को समझना कि चीज है कैसी, चाबी है, कॉइन है, कोई बॉल है हाथ में, ये चीज यानी कि डिफरेंट जाहिर है वो पेन, प्रेशर, टच, इन सब चीजों की जो इकट्ठा कर रिस्पॉन्स फील करना है ना, वो पैराइटल एसोसिएशन कॉर्टेक्स में हो गया। उसके बाद ऑक्सीपिटल लोब है, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, ठीक है। ये जो डार्क कलर से रिप्रेजेंटेड है यहाँ पर, ठीक है। ब्रॉडमैन एरिया नंबर 17 है, मीडियल सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर पे। ये बात याद रखनी है कि ऑक्सीपिटल लोब की डिवीजन मीडियल सरफेस पर है, बाकी लोब की डिवीजन एक्सटर्नल सरफेस पर है, लेटरल सरफेसेस पर, ठीक है। ये विजुअल इंफॉर्मेशन लेते हैं दोनों रेटिना से, जो हमारा विजुअल पाथवे है वो टर्मिनेट आकर ऑक्सीपिटल लोब में होता है, ठीक है। तो प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स यहाँ रिलेटेड है, यहाँ सिचुएटेड है, और विजुअल एसोसिएशन कॉर्टेक्स जो है ये उसी प्राइमरी कॉर्टेक्स के अराउंड ऊपर नीचे स्टिमुलेटेड है। अब ये क्या परसीव करता है,
ये कलर, फॉर्म और मूवमेंट को परसीव करता है। यानी कि जैसे हमने पैराइटल कॉर्टेक्स में देखा था ना कि मेन लोब ने जस्ट फीलिंग को परसीव किया था, यानी कि सेंस किया था, लेकिन वो सेंस है किस किस्म का, वो पैराइटल एसोसिएशन एरिया ने बताया था। ठीक है, बिल्कुल यही चीज यहाँ पर है। देखना प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स के कंट्रोल में, लेकिन क्या देखा है, चेयर देखी है पड़ी हुई, कोई सीनरी देखी है, कोई खाने की चीज देखी है, कोई बुक देखी है, वो मतलब जिसको देखा, जिस बंदे को देखा है, अपनी फैमिली के पहचान ली है, वो सब किससे रिलेटेड है, वो विजुअल एसोसिएशन कॉर्टेक्स से। फिर बात करते हैं टेम्पोरल लोब की। टेम्पोरल लोब में जो प्राइमरी मेन एरिया है वो प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स है। ब्रॉडमैन एरिया नंबर 41 42 है। ठीक है, ये आवाज यानी हेयरिंग से रिलेटेड है, और इवन हेयरिंग की भी पिच, रिदम, लाउडनेस, सब चीजें एसोसिएट करता है। ये जो डार्कर कलर से प्रेजेंटेड है इस लोब के अंदर, ये प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स है। ठीक है, फिर ऑडिटरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स है। ये वो रीजन है जिसके अंदर वर्निकीज एरिया भी आता है। ठीक है, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स के इर्द गिर्द मौजूद है। यानी इस तरह है कि अगर पूरी लोब है ना, तो उसके अंदर जो ऊपर थोड़ा सा पोर्शन है, यहाँ पर मौजूद है प्राइमरी, और ठीक है, नीचे जो मौजूद है वो ऑडिटरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स है। ठीक है, अब जो ऑडिटरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स है वो साउंड की मेमोरी स्टोर करता है। यानी कि ये आवाज मैंने सुनी हुई है, कोई म्यूजिक की चीज, कोई कोई भी किसी किस्म की अपनी इवन फैमिली मेंबर्स की आवाज है, पहचानते हैं आपकी बहन भाइयों की आवाज कैसी है, अम्मी अबू की आवाज कैसी है, जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं आपके। ठीक है, और साउंड की परसेप्शन कराता है। इसके अलावा जैसे कि तो बाहर से आवाज आती है तो पता है ये मशीन की आवाज है, ये कार की आवाज है, बाइक की है। ये क्यों? क्योंकि ये सब मेमोरी में स्टोर हुआ है, अब बचपन से सुनते आ रहे हैं, अब आप परसीव कर लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये स्पीच को रिकॉग्नाइज करने और समझने में इसका रोल है। ठीक है, और